Good morning to all of you. My name is Deepmala Modanwal and from today I am going to teach you Hindi grammar and literature too. जिसमें पहले 3 दिन हम ग्रामर और बाद के 3 दिन हम लिटरेचर पढ़ेंगे हर हफ्ते प्रत्येक हफ्ते। तो जिसमें आज हम ग्रामर से शुरू कर रहे हैं। तो ग्रामर में पहला पाठ हमारा है व्याकरण एवं वर्ण विचार, जिसके अंतर्गत पहले हम जानेंगे कि व्याकरण क्या है। तो व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, शुद्ध रूप से पढ़ना तथा शुद्ध रूप से बोलना हम सीखते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है व्यक्त वाणी या बोलना। भाषा की ध्वनियों का आपस में मेल करने से वे अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करती हैं। फिर उन शब्दों की सहायता से वाक्यों का निर्माण कर हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब हम समझते हैं भाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के भाव या विचार को समझते हैं। अपने मन के भावों और विचारों को हम 3 प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। पहला बोलकर, दूसरा लिखकर और तीसरा संकेतों के माध्यम से। अब हम जानते हैं बोली क्या है। बोली भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। यह किसी क्षेत्र विशेष में ही वहाँ के निवासियों के द्वारा मौखिक रूप से अपने विचारों के आदान प्रदान करने के लिए प्रयोग की जाती है। लिपि ऐसे चिन्ह जिन्हें हम भाषा लिखने में प्रयोग करते हैं, उनके समन्वित रूप को लिपि कहते हैं। जिस लिपि में हिंदी लिखी जाती है उस लिपि का नाम देवनागरी है। व्याकरण किसी भाषा को सीखने के लिए उसके वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। व्याकरण के अंतर्गत शब्दों, वर्णों तथा वाक्यों पर विचार किया जाता है। इस प्रकार व्याकरण के मुख्य रूप से 3 अंग माने जाते हैं, जिसमें पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार है। स्टॉप। बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए कुछ ध्वनि चिन्ह निश्चित कर लिए गए हैं। ये चिन्ह अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग होते हैं। इन्हीं चिन्हों को वर्ण कहते हैं, जैसे अ, उ, क, ख, फ इत्यादि। वर्ण में जो ध्वनियाँ होती हैं उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। उदाहरण के द्वारा मूल ध्वनियों को स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे फूल शब्द में 4 मूल ध्वनियाँ हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे फ प्लस उ प्लस ल प्लस अ इक्वल फूल। इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। अखंड यानी जिनके और टुकड़े ना हो सकें। तो इस प्रकार वर्ण की परिभाषा इस प्रकार बनती है कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके वे वर्ण कहलाते हैं। आगे है वर्णमाला। अब देखते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। तो किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला को 3 समूहों में बांटा गया है: स्वर, व्यंजन
व अयोगवाह। पहला है स्वर। स्वर, अब देखते हैं स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं होती, अर्थात वे स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं तथा उन स्वरों के उच्चारण करते समय मुख के भीतर की वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। अब देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से स्वर हैं, जैसे अ, आ, इ, ई इत्यादि। अब हम पढ़ते हैं स्वरों के भेद। स्वरों के भेद दो प्रकार के होते हैं तथा इन्हें बोले जाने वाले समय के आधार पर यदि हम समझते हैं तो हम आसानी से समझ लेंगे। स्वरों के भेद को इनके बोले जाने वाले समय के आधार पर हम समझते हैं। इनके दो प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, तथा एक और होते हैं प्लुत स्वर। लेकिन प्रमुख रूप से ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को ही हम पढ़ते हैं। पहले है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का अर्थ है छोटा या कम। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात जिन्हें हम कम समय में जल्दी से बोल लेते हैं, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ तथा री। ये चार प्रकार के ही होते हैं। व्यंजनों के साथ भी इनका प्रयोग इन्हीं व्यंजन वर्णों के साथ इनका प्रयोग व्यंजन वर्णों के साथ इन्हीं स्वरों की मात्राओं का प्रयोग करके भी करते हैं। जैसे अरि शब्द में री, चिकनाई शब्द में ची। इन शब्दों को हम जल्दी से बोल लेते हैं, इसलिए ये ह्रस्व स्वर की श्रेणी में आते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ का अर्थ होता है अधिक या बड़ा। जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, यानी ह्रस्व स्वर से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 प्रकार के होते हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ तथा औ। इन स्वरों की मात्राओं का प्रयोग भी हम व्यंजनों के साथ जोड़कर करते हैं। जैसे आम शब्द में आ, ईंट शब्द में ई, जूता शब्द में जू। ये दीर्घ स्वर से बने हुए शब्द हैं के उदाहरण हैं। आगे एक और स्वर हम पढ़ते हैं जिन्हें कहते हैं प्लुत स्वर। दीर्घ से भी लंबा या ज़्यादा समय जिसे बोलने में लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, ऊ इत्यादि। नाटकों इत्यादि के संवाद में इसका विशेष रूप से प्रयोग होता है। जैसे हम किसी को पुकारने के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं, राम या फिर ओम इत्यादि। इस प्रकार के शब्दों को प्लुत स्वर कहते हैं, जिसे बोलने में ह्रस्व स्वर तथा दीर्घ स्वर दोनों से भी अधिक समय लगता है। आइए अब देखते हैं अनुनासिक। अनुनासिक किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों के प्रयोग से होता है, वे अनुनासिक कहलाते हैं। वे ध्वनियाँ अनुनासिक कहलाती हैं, जैसे अंग, इय इत्यादि। तथा इनसे संबद्ध स्वर सानुनासिक स्वर कहलाते हैं।
जिसका प्रतीक चिन्ह चंद बिंदु होता है, जैसे चाँद, बाँध, हंस, कुआं इत्यादि। अब देखते हैं अनुस्वार। जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से निकलती है और उच्चारण कुछ जोर से किया जाता है, वह अनुस्वार कहलाती है। इसका प्रतीक चिन्ह बिंदु होता है, जो वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, जैसे हंस, डंक, मंच, अंडा, कंठ इत्यादि।